तो गाइस चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं। हम लोग कर रहे थे घटनासार, जो कि करंट अफेयर्स की बुक है। अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक, यानी पूरे एक साल की बुक है दोस्तों। तो वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ फ़िलहाल हमारा चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, राइट। पार्ट 14 है। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितना हम कर चुके थे उससे आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2022, यानी कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई है 2022 की। तो इसमें लिखा है आई क्यू एयर द्वारा जो है मार्च 2023 को जारी किया विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 ने टोटल लगभग जो है 7323 शहरों को और कितने देश 131 देशों के। देखिएगा, इस प्रदूषण होता है, प्रदूषण में कुछ जैसे इसके कुछ पार्ट्स, मतलब इसके लाइक जैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, ठीक है, और आपका लाइक PM 2.5 है, PM 2. तो हम यहाँ 2.10 होता है। वैसे हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ PM 2.5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जो डेटा, इसके डेटा पे आधारित ये रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है IQ एयर, स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी। याद रखिएगा, जो विश्व भर में जो है सरकारों, अन्य संस्थाओं, संगठनों द्वारा जो है संचालित निगरानी स्टेशनों से के डाटा के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है। तो ये कंपनी का नाम याद रखिएगा इसमें बस। फिर यहाँ पे इसने कहा कि PM 2.5 का एक प्रकार का क्या है, वायुमंडलीय कण है, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। तो जिसका जो व्यास होता है, यानी कि डायमीटर होता है, वो होता है 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। जैसे व्यास क्या होता है, ये अगर एक पार्टिकल है तो इसका ये 2.5 माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है, इसका व्यास, ठीक है। मतलब बहुत ही छोटा सा कण होता है। तो ये कण इतने छोटे होते हैं कि वो फेफड़े में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ तक कि जो है रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकती है। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, रैंकिंग देते हैं। तो अब इसने कहा कि शीर्ष पे कौन से 10 देश हैं जिसमें ये जो है PM 2.5 का जो लेवल है ज़्यादा है। तो सबसे ऊपर लिखा है चैड, फिर दूसरे नंबर पे है इराक, तीसरे नंबर पे है आपका पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत। 8वें नंबर पे आते हैं हम, तो याद रखिएगा मिस्र आता है 9th, और तजिकिस्तान आता है आपका 10th नंबर पे। तो गाइस ये जो डेटा है ना, अगर आप इसे नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब इसने लिखा है कि WHO वार्षिक जो है PM 2.5 स्तर जो है आपका यहाँ पे 5 ग्राम पर MQ की सिफारिश करता है। तो मतलब इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे लिखा है कि रिपोर्ट में शीर्ष विश्व के 10 प्रदूषित शहरों की बात करी गई। अभी हमने देश देखे थे, अब हम शहर देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण है इससे, तो वो है लाहौर में पाकिस्तान, फिर दूसरा है होतान जो कि चाइना में है, भारत का भिवाड़ी हो गया, भारत का दिल्ली हो गया, पाकिस्तान का पेशावर हो गया, दरभंगा भारत का हो गया, फिर यहाँ पे भारत में आसोपुर हो गया, फिर है चैड में जन जामेना हो गया, फिर भारत में नई दिल्ली हो गया, और बिहार पटना भारत, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 10 में से जो हमने 6 नाम देखे वो सिर्फ भारत में ही है। मतलब टॉप 10 सिटीज़ में 10 शहर तो भारत के ही हैं। अब इसे लिखा है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्या है, विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों की सूची में जो है 20 में से 19 एशिया के हैं और उसमें भी 14 जो है भारत के हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है कोलंबिया ने जो है 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए क्या है, सैन्य सेवा शुरू करी। अच्छा, कोलंबिया की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पिछले महीने क्या होता है कि कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं को भर्ती करा गया, और लंबे समय से मतलब इसमें क्या है 18 से लेकर 24 वर्ष के पुरुषों के लिए क्या है अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम जारी है काफ़ी टाइम से, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि अधिकारियों ने इस वर्ष समान आयु वर्ग की महिलाओं को स्वेच्छा से सेना में शामिल होने की अनुमति दे दी, और ये सेना में जो है महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास का हिस्सा है, मतलब कि महिलाएं भी जो है सेना में आए। कोलंबियाई सेना में क्या होता है, करीब 2 लाख सैनिक हैं, ठीक है, जिसमें से लगभग 1% महिलाएं हैं, और वे अभी तक क्या है सैन्य विश्वविद्यालयों से या फिर प्रशासनिक नौकरियों के आवेदन के साथ इसमें शामिल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 5वां जो भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो गाइस ये कब हुआ है, ये हुआ है 6 मार्च 2023 को, ठीक है।
तो कहाँ, कुआलालंपुर में संपन्न हुआ है। फिर आसियान और भारत के वक्ताओं ने व्यापार संबंध, कनेक्टिविटी हो गया, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन को कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर चर्चा करी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यानी कि राजीव चंद्रशेखर ने जो है इस सम्मेलन को संबोधित किया है। और इस सम्मेलन का जो विषय है वो है आपका रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और क्या आगे बढ़ाना। ठीक है, ये जो है ना भारत और कुआलालंपुर में जो है 10 सदस्यीय ब्लॉक के बीच 3 दशक से अधिक के लंबे जुड़ाव, तो लंबे जुड़ाव को मनाने के लिए जो है आसियान भारत मित्रता वर्ष के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। तो वर्तमान में क्या है, आसिया में 10 सदस्य देश है। तो 10 सदस्य देशों के नाम याद रखिएगा। इसमें है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस हो गया, फिर उसके बाद सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। आप सब भारत के इधर वाले जितने भी देश हैं उनको देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो इस सम्मेलन अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देने, एशिया में अपने सदस्यों और अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षणिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा देता है। ये एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। अगस्त 1967 में क्या होता है, बैंकॉक थाईलैंड में आसिया संस्थापकों द्वारा जो है आसिया घोषणा यानी कि बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ ही स्थापित हुआ। तो आसियान देशों की जो कुल आबादी है वो 664 मिलियन है और जो इसका जीडीपी है वो 3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अच्छा, तो भारत और आसिया के बीच सहयोग के क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ कि भारत और आसिया देशों ने जो है नवंबर 2022 में कंबोडिया में आयोजित किया 19वें आसिया भारत शिखर सम्मेलन में एक व्यापारिक रणनीतिक भागीदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करके अपने संबंधों को क्या है एक नई ऊर्जा प्रदान की थी। तो भारत क्षेत्र में क्या है, भारत, म्यांमार, थाईलैंड जो त्रिपक्षीय राजमार्ग और क्या है कलादान, मल्टी मॉडल परियोजना जैसे कई कनेक्टिविटी परियोजना जो है कार्यान्वित कर रहा है। तो आसिया भारत का क्या फोर्थ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और भारत ने आसिया के साथ जो है 2009 में वस्तुओं पर और 2014 में जो है सेवा और निवेशों पर एक मुक्त मतलब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोनों पक्ष हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित तो दोनों पक्ष जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, हवाई क्षेत्र से उड़ान भर सकने की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने में बढ़ावा देने के महत्व की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो आसिया भारत सहयोग कोष की अगर बात करें और आसिया भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से क्या है आसिया देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब है यहाँ पे ग्लोबल थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट 2022। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी फर्म यानी कि क्लाउड सेक द्वारा 8 फरवरी 2023 को क्या हुआ ग्लोबल थ्रेट एंड लैंडस्केप रिपोर्ट 2022 जारी की गई। तो इस रिपोर्ट में क्या है दुनिया भर में जो सरकारी एजेंसियों पे हुए कुल साइबर हमलों में जो भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन की हिस्सेदारी कितनी है 45%, मतलब सिर्फ 45% इन 4 देशों में ही है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में क्या है भारत एशिया में हैकरों द्वारा सबसे अधिक क्या है हमला झेलने वाला देश बन गया। ठीक है, तो रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर हैकर्स द्वारा सर्वाधिक हमला झेलने वाला देश जो है आपका कौन है, अमेरिका है। राइट, तो दोनों के स्तर पर क्या है संयुक्त अमेरिका जहां विश्व में सबसे अधिक साइबर हमला झेलने वाला देश है, वहीं इस मामले में भारत जो है दूसरे स्थान पर है और भारत को लक्षित करने वाले साइबर हमलों की संख्या में जो है 24.3% की वृद्धि हुई है। तो अब इसमें लिखा है कि 5 साइबर हमला झेलने वाले देश में सबसे पहले है USA, दूसरे नंबर पे भारत, देन इंडोनेशिया है, रशिया है, फिर चाइना है। तो इसमें क्या सर्वाधिक साइबर हमला जो है मल्टीपल उद्योगों और सरकारी क्षेत्रों में दर्ज किया गया है। तो साइबर सेक का IT सुरक्षा के लिए क्या है एक अभिनव दृष्टिकोण के साथ एकीकृत व्यावसायिक सूचना सुरक्षा समाधान का प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे लिखा है सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स 2023 जारी हो गया है। तो इसमें क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा क्या होता है, देखिए ये भी याद रखिए कि किसके द्वारा जारी होती है रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या है 2023 में विश्व भर में जोखिम का प्रभाव समझने हेतु क्या है
सेफ्टी प्रिपरेशन इंडेक्स जारी किया गया, राइट। तो ये सूचकांक जो है जोखिम के अनुभवों और चिंताओं का एक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है। सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? 121। तो ये भी याद रखिएगा कितने देश। तो टॉप 5 की बात करें तो देखिए यहाँ पे है उज्बेकिस्तान, दूसरे नंबर पे यूएई, तीसरे नंबर पे है सऊदी अरब, चौथे नंबर पे नॉर्वे और पाँचवें नंबर पे है एस्टोनिया, राइट। स्कोर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है सूचकांक में शामिल निम्नतम, सबसे लास्ट रैंक में देखिए कौन कौन है। तो सबसे लास्ट 121 पे माली, 120 पे सियरा लियोन एंड 119 गिनी, फिर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर मोज़ाम्बिक है, ठीक है। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 90 पे है आपका चाइना, 97 पे भारत, तो याद रखिएगा। फिर 29 पे है पाकिस्तान, 57 पे श्रीलंका है एंड 79 पे बांग्लादेश, 73 पे नेपाल है। फिर है सूचकांक में भारत का इसका स्थान दे रखा है, पड़ोसी देशों का स्थान दे दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर निम्नतम स्थान वाले 5 देश की बात करिए तो माली, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए। अब विश्व के अन्य प्रमुख देशों में अगर हम बात करें, सिंगापुर 6 नंबर पे है, जापान 33 पे है, इजराइल 23 पे है, यूके 24 है, अमेरिका 43 है एंड जर्मनी 48 है, रशिया 48 है, आपका फ्रांस जो है 52वें स्थान पर है। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। तो यहाँ लिखा है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा क्या है प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट 2023 जो है जारी की गई है। तो सूचकांक में जो कुल कितने 55 देश हैं और उसमें जो है शीर्ष पे है अमेरिका और सबसे नीचे कौन है? वेनेजुएला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सूचकांक जो है 50 अद्वितीय संकेतकों से प्राप्त अर्थव्यवस्था में आईपी ढांचे का क्या है मूल्यांकन करता है और संकेतक समग्र आईपी पारिस्थितिकी तंत्र की अर्थव्यवस्था का एक क्या है स्नैपशॉट बनाते हैं। सुरक्षा की 9 श्रेणियाँ पेटेंट क्या क्या देखें, पेटेंट कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क हो गया, डिज़ाइन अधिकार हो गया, व्यापार भेद आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संपत्ति का व्यवसायीकरण, फिर हो गया प्रवर्तन, फिर है प्रणालीगत दक्षता, सदस्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन आदि को कवर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टॉप 5 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अमेरिका, देन यूके है, फ्रांस, जर्मनी एंड स्वीडन है, ठीक है। आईपी स्कोर आप देख सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा फिलहाल। चलो और लास्ट के देश भी देख लेते हैं। 55 पे हमारे पास कौन है? वेनेजुएला, उसका स्कोर आप देख सकते हैं। रशिया है, अल्जीरिया है, फिर पाकिस्तान है और यहाँ पे है कुवैत, राइट। फिर भारत की स्थिति सूचकांक में शामिल 55 देशों में से 38.64 स्कोर के साथ भारत जो है 42वें स्थान पर, राइट। अब भारत जो है आपका 2022 में कितना 43 में था, 21 में 48 में था, ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत उन उभरते बाजारों का नेतृत्व करने हेतु सक्षम है जो आईपी संचालित नवाचार के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो सूचकांक में भारत के अलावा ब्रिक्स देशों की स्थिति इस प्रकार है। ब्रिक्स देशों की बात कर रहा है, यानी कि ब्रिटेन हो गया आपका, ब्राज़ील। तो जैसे ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील है 36 पे, आर से रशिया है, रशिया 54 पे है, आई से इंडिया हमने देख लिया, सी से चाइना है गाइस, तो चाइना का स्थान है 24, फिर एस से दक्षिण साउथ अफ्रीका हो गया, उसका स्थान है 54, ठीक है। अच्छा, अब सूचकांक में क्या है विश्व के अन्य प्रमुख देशों की स्थिति भी देख लीजिए। जापान 6 नंबर पे है, स्पेन 9th पे है, सिंगापुर 11 पे है, स्विट्ज़रलैंड 10th पे। अच्छा, यहाँ पे लिखा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। तो इसमें लिखा है जर्मनी स्थित संस्थान है, इस संस्था का नाम याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये विभिन्न देशों के भ्रष्टाचार की स्थिति पर आधारित रिपोर्ट यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 को जारी करा है इसने, ठीक है। टोटल इसमें जो देश हैं वो है 180, टॉप पे जो है शीर्ष पर जो देश है वो है आपका डेनमार्क, राइट। और सबसे नीचे कौन सा देश है? सोमालिया है, ठीक है। अफ्रीका का एक देश है सोमालिया। देखिए टॉप पे जो है उसमें सबसे कम भ्रष्टाचार होता है और जो सबसे नीचे उसमें सबसे अधिक भ्रष्टाचार, मतलब रैंक 1 सबसे कम भ्रष्टाचार वाली होगी और रैंक 10 है अगर या 180 है तो वो सबसे अधिक भ्रष्टाचार। तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार यहाँ पे लिखा है सोमालिया। अच्छा, भारत के लिए 2021 में सूचकांक जो है 40 आकलित था 2000 तो तथा 180 देशों में 85वां स्थान भारत का था, ठीक है।
तो ताज़ा 2023 की अगर बात करें तो भारत के लिए सूचकांक 40 ही है, ठीक है। 180 देशों में अगर हम बात करें तो गुयाना, मालदीव्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, यह है सूरीनाम और ट्यूनीशिया के साथ संयुक्त रूप से भारत का स्थान कितना है आपका 85 है, ठीक है। पहले भी 85 ही था, अभी भी 85। अब इस सूचकांक में सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 10 शहर की बात करें, डेनमार्क यूरोप, फिनलैंड यूरोप, न्यूजीलैंड नॉर्वे यूरोप, सिंगापुर, फिर है स्वीडन यूरोप, स्विट्ज़रलैंड हो गया, यूरोप हो गया, नीदरलैंड यूरोप हो गया, जर्मनी यूरोप हो गया, आयरलैंड यूरोप है, लग्जमबर्ग भी यूरोप में। तो आपने देखा यूरोप के कितने सारे देश हैं जिसमें भ्रष्टाचार कम है। अन्य प्रमुख देशों में अगर हम बात करें, ब्रिटेन अमेरिका 18th और क्या 24वें स्थान पे है, दक्षिण कोरिया 33 पे है, मॉरिशस 57 पे, सऊदी अरब 54 पे है, चाइना 65 पे, ओके। भारत किस पे है 85 पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब लिखा है कि इस वर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सूची में सबसे निचला यानी 180 स्थान पर हमने देखा सोमालिया, और इस प्रकार इसे जो सर्वाधिक भ्रष्ट देश का रूप मतलब जाना जाता है। फिर इसमें लिखा है सोमालिया 5 वर्षों से इस सूची में सबसे नीचे ही है। तो पिछले वर्ष क्या है वह नीचे से दूसरे स्थान पर था। अब 13 सूचकांकों के साथ सीरिया और क्या है आपका दक्षिणी सूडान संयुक्त रूप से नीचे से दूसरे स्थान पर, ठीक है। और फिर 14 सूचकांकों के साथ क्या है वेनेजुएला इस सूची में एक स्थान ऊपर यानी कि 177 हो गया। अब इसमें सर्वाधिक भ्रष्ट है बुरुंडी, सर्वाधिक भ्रष्ट यहाँ से देखिए सोमालिया, उससे कम है आपका सीरिया, उससे कम दक्षिण सूडान, फिर वेनेजुएला, उससे कम येमेन, उससे कम लीबिया, उत्तरी कोरिया, ऐसे करके आप देख सकते हैं। हैती है, फिर इक्वाटोरियल गिनी और फिर है बुरुंडी। फिर इसमें भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें तो 25 और क्या 65वें स्थान पे भूटान और चाइना है, ठीक है। भारत फिर भी बेकार है यानी 85 पे। चीन पिछले बार 66 पे था, आज हो गया 65 पे, ठीक है। और उससे पहले कितना था 78 था। अब लिखा है ये पड़ोसी देशों में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में स्थित की स्थिति जो भारत से खराब है, ठीक है। तो श्रीलंका 101 पे स्थान पे, नेपाल 110 है, पाकिस्तान 140 है, बांग्लादेश 147 है, अफगानिस्तान 150, म्यांमार 157। तो यानी भ्रष्टाचार यहाँ पे क्या है भारत से ज़्यादा है। अब भारत के पड़ोसियों की रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हम एक्चुअल में देख चुके हैं सारी। आगे बढ़ते हैं। 13 विभिन्न मानकों के आधार पर जो है ये जो रिपोर्ट है ना तैयार की जाती है। अच्छा, तो इसका जो मान है मतलब इसका स्केल है 0 से 100 रहता है, 0 से 100 रहता है, ठीक है। तो किसी भी देश के लिए जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होगा, ठीक है, तो भ्रष्टाचार का स्तर उतना ही अधिक होगा। मतलब अगर आपका अंक है 100 तो भ्रष्टाचार कम, अगर आपका अंक है 0 तो भ्रष्टाचार ज़्यादा, ठीक है। सूचकांक का अधिक मान कम भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाता है। जर्मनी की गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो 180 देश या क्षेत्र के लिए यह सूचकांक जो है विगत वर्ष से आकलित किया जाता रहा। इसमें क्या है रैंक का निर्धारण कम भ्रष्टाचार वाले देशों से अधिक भ्रष्टाचार वाले देशों की ओर होता है। तो इस प्रकार सर्वोच्च सूचकांक वाले देशों को क्या है सर्वोच्च रैंक प्रदान की जाती है और न्यूनतम भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिर लिखा है जबकि सबसे कम सूचकांक वाले देश सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश सबसे नीचे दर्शाए जाते हैं, ठीक है। तो बेकार की बात है। फिर इसमें लिखा है हैले पासपोर्ट सूचकांक 2023 की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये भी। तो इसमें है कि लंदन के परामर्श संस्थान यानी कि हैनले एंड पार्टनर्स ने जो है हैनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया। तो ये संस्थान जरूर याद रखिएगा कि इसे जारी कौन करता है, हर एक का। तो हैनले की पासपोर्ट रैंकिंग में जो विश्व के 199 देश के पासपोर्ट शामिल किए गए। यात्रा देखिए इसमें ये होता है कि आप ये देखिए कि कौन सा देश कितने देशों में बिना पासपोर्ट के बिना वीज़ा के जा सकता है, ठीक है, मतलब बिना वीज़ा के जा सकता है, यात्रा कर सकता है। अब इसमें लिखा है यात्रा के 227 गंतव्यों में पहुँच सुविधाजनक होने के लिए रैंक उन्हें प्रदान की गई है, ठीक है। इस सूचकांक को त्रैमासिक आधार पर जारी किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि 2023 के लिए हैनले पासपोर्ट शीर्ष पर है जापान, और ये कितने देशों की जो है वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकता है, तो 193 देशों में वीज़ा मुक्त जा सकता है जापान का कोई भी नागरिक, ठीक है। और दूसरे स्थान पे है आपका दक्षिण कोरिया और सिंगापुर है, ठीक है। ये कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, 192 देशों में जा सकते हैं। अच्छा, तीसरे स्थान पे है जर्मनी और स्पेन जो है 4th नंबर पे है।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिनलैंड है, इटली, लग्जमबर्ग है, तथा पाँचवा संयुक्त स्थान जो है आपका नीदरलैंड व स्वीडन का है। ठीक है, ये सब 4th नंबर पे है एक साथ। ठीक है, 5th नंबर पे है नीदरलैंड और स्वीडन। राइट, अब यहाँ पे लिखा फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम का इस मामले में संयुक्त रूप से कौन सा स्थान हो गया, 6ठा स्थान हो गया। और 7वें स्थान पे कौन कौन है गाइस, आप एक बार देख लीजिए। तो बेल्जियम है, चेक गणराज्य है, नॉर्वे है, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड है, अमेरिका। ठीक है, फिर है हेनले एंड पार्टनर्स की विभिन्न देशों के पासपोर्ट की ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो है प्रदत्त आंकड़ों पर आधारित होती है। ठीक है, तो 199 देशों की सूची में जो भारत को मॉरिटानिया, उज्बेकिस्तान और बुर्किना फासो के साथ जो संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर रखा गया और दुनिया भर के 59 देशों में भारतीय पासपोर्ट धारित वीज़ा मुक्त जा सकता है। मतलब अगर हम बात करें अपनी, तो हम जो दुनिया के 59 देश ऐसे हैं हमारे पास कि हम बिना वीज़ा के वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 स्थान का सुधार हुआ है। राइट, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अफगानिस्तान सूचकांक में सबसे नीचे यानी कि 109वें स्थान पर है और 27 देश अफगानिस्तान पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देते हैं। मतलब ये भी हिम्मत की बात है। चलिए, भारत प्रत्यायन प्रणाली 5वें स्थान पर। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत आने वाली भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली फरवरी 2023 में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स गुणवत्तापूर्वक बुनियादी ढांचे के आधार पर 184 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग देता है। तो 2020 में अगर हम बात करें भारत की, तो आंसर है हमारा, हम हैं 90वें स्थान पर। ठीक है, भारत की समग्र QI प्रणाली दुनिया में जो है 10वें स्थान पर बनी हुई है। ठीक है, फिर है मेट्रोलॉजी और मानवीकरण के मामले में भारत दुनिया में 21वें और 90वें स्थान पर। और अब भारतीय गुणवत्ता परिषद ये वह निकाय है जो भारत में मान्यता को संभालता है। और दूसरी ओर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा देश की मेट्रोलॉजी प्रणाली का प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, तो आगे इसमें लिखा है कि GQ11 या 11 2021 रैंकिंग के शीर्ष 10 देशों की बात करें तो देखिए यहाँ पे देश लिखे हैं, फिर यहाँ स्कोर लिखा है, रैंक मेट्रोलॉजी, रैंक मानकीकरण और यहाँ रैंक प्रत्यायन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ये देखिए जर्मनी, अगर हम मेट्रोलॉजी में रैंक की बात करें तो 2 है आपका, मानकीकरण में 2 है और प्रत्यायन में 1 है। वैसे ही आप देख सकते हैं जर्मनी का है, चाइना का, अमेरिका, UK, जापान, और स्कोर भी आगे लिखा हुआ है कि किसका कितना स्कोर है। ऐसे बढ़ते हुए आप फ्रांस, कोरिया, रिपब्लिक, इटली, स्पेन और इंडिया का देख सकते हो। तो गाइस इंडिया पे आप ज़्यादा ध्यान दे लीजिए। ठीक है, अब लिखा है एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत 55वें स्थान पर। तो देखिए नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा 10 फरवरी 2023 को जारी बयान के अनुसार भारत विमानन सुरक्षा रैंकिंग स्कोर में भारत की क्या है, उल्लेखनीय सुधार के साथ जो है 112वें स्थान से अब हम पहुंच गए हैं 55वें स्थान पर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन के समन्वित सत्यापन अभियान के तहत देश के आंकड़े में ये महत्वपूर्ण सुधार है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 2022। ठीक है, तो कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे क्या होता है 7 से लेकर 19 दिसंबर 2022 को तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के समापन पर क्या है कि महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी, जो इस दशक यानी कि इस 10 साल के अंत तक विश्व में 30% भूमि, तटीय क्षेत्र, अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण पर लक्षित है। ठीक है, तो वर्तमान में 17% भूमि, 8% समुद्री क्षेत्र का संरक्षण हो रहा है। तो इसके अतिरिक्त सम्मेलन के दौरान वार्ताकारों ने मानवीय गतिविधियों के कारण प्रकृति के चिंताजनक विध्वंस पर लगाम कसने के लिए कारगर उपायों पर चर्चा की है। तो सभी सदस्य देशों द्वारा 19 दिसंबर को पारित किए गए नए फ्रेमवर्क में जो है 4 लक्ष्य 23 उद्देश्य स्थापित किए। ठीक है, तो क्या समझौता हुआ है, तो इस समझौते के तहत क्या धरती के 30% हिस्से को जो है 2023 से संरक्षित क्षेत्र बनाने की बात की गई। तो जब
विविधता से जुड़ी फंडिंग के लिए क्या है, सार्वजनिक निजी क्षेत्रों से हर साल जो है 200 अरब डॉलर जुटाने और 2030 तक विकासशील देशों को करीब 3 करोड़ डॉलर की सालाना संरक्षण मदद दी जाएगी। ठीक है, तो 2025 तक ये राशि जो है सालाना कम से कम जो है 20 अरब डॉलर बढ़ाने की मांग है और इस धनराशि से वो मानव जनित कारणों से लुप्त होने का संकट झेल रहे जीवों की मदद के लिए कुछ कार्य कर सकेंगे। तो समझौते में संरक्षित क्षेत्रों के मूल निवासियों के अधिकार को सुरक्षित रखने की भी बात कही गई है और उन्हें अपनी जमीन के रक्षक के रूप में चिन्हित किया गया। जैव विविधता के लिए अभियान चला रहे लोगों की प्रमुख मांग थी। तो समझौते के 23 लक्ष्यों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली खेती की सब्सिडी में कटौती करके अरबों डॉलर बचाने की भी बात का उल्लेख है। ठीक है, तो इसके साथ ही कीटनाशकों के खतरों को घटाने, घुसपैठिया प्रजातियों के निपटने को भी इस समझौते में शामिल किया गया। तो इस समझौते के तहत क्या है आपका कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क में भूमि, तटीय इलाके, अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण के साथ साथ खास सब्सिडी में जो है 50% की कमी करने का भी प्रस्ताव है। तो इस समझौते के उद्देश्य जो है भूमि, महासागर प्रजातियों के को प्रदूषण, क्षरण, जलवायु परिवर्तन से बचाना है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF होता है ना, तो वर्ल्ड वाइड ये देखिए ठीक है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्या है, निगरानी वाली वन्य जीव आबादी स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचर, सरीसृप मछलियों की प्रजाति में जो है 1970 के बाद से औसतन जो है 69% की विनाशकारी जो गिरावट देखी गई है। ठीक है, तो भारत ने कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक नया और क्या है समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। तो भारत ने कहा है कि जैव विविधता का संरक्षण जिम्मेदारियों और क्या है क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लक्ष्य को लागू करने का ज़्यादा बोझ विकासशील देशों पर पड़ता है। जैव विविधता योजना भारत को कृषि सब्सिडी पर राहत देती है। ठीक है, तो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क भारत को कृषि सब्सिडी, कीटनाशक के प्रयोग जारी रखने के मामले में क्या है थोड़ी सी राहत देती है और ये भारत की प्राकृतिक कृषि की प्राथमिकता रही है। और भारत की ओर से क्या है वार्ता में शामिल पर्यावरण मंत्री यानी कि भूपेंद्र यादव ने इस महत्वपूर्ण पल मतलब इसे जो है एक महत्वपूर्ण पल बताया। तो कांगो के प्रतिनिधि यानी कि प्लेनरी सेशन में सालाना कोष को जो है 100 अरब तक बढ़ाने की मांग की, लेकिन सम्मेलन के अध्यक्ष चीन के पर्यावरण मंत्री यानी कि हुआंग ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के विरोध को जो है दरकिनार कर मॉन्ट्रियल में समझौते की घोषणा कर दी। तो सम्मेलन में कोलंबिया के नेतृत्व और जर्मनी के समर्थन से जो है 23 देशों में ने जो है एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत स्थापित एक्सेलरेटर पार्टनरशिप के द्वारा सरकारों को समर्थन प्रदान किया जाएगा। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में करीब 2 हफ्ते यानी कि 2 सप्ताह तक चले वैश्विक जैव विविधता पर सम्मेलन यानी कि जो COP15 है में भारत सहित 196 देशों के करीब जो है 20,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चलिए आगे बढ़े तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 की बात करते हैं। तो गाइस बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 की। तो यहाँ लिखा है 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच थाईलैंड के कहाँ पे पटाया शहर में क्या होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फैमिली प्लानिंग आयोजित होती है। ठीक है 2022। तो इस सम्मेलन की थीम देख लीजिए फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलोब्रेट, एक्सलरेट। ठीक है, तो 2-4 बात पढ़िए याद करिए। तो इस सम्मेलन इसमें भारत ने लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता, यानी परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे जो है कंट्री श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये पुरस्कार जो है आधुनिक गर्भ निरोधक तरीके तक पहुंच को बेहतर बना रहे और उन्हें अपनाने के कार्य को सुनिश्चित करने के साथ साथ परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण रूप से पूरा करने में भारत की उपलब्धि को मान्यता देता है। ठीक है, तो भारत में वर्तमान में क्या होता है कि 15 से 49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में
परिवार नियोजन के लिए संतुष्ट मांग कुल जो वर्ष 2015-16 में 66% थी बढ़कर कितनी हो गई है आज, यानी कि 2019-21 में 19 वाले में 76% हो गई। तो 2030 के लिए वैश्विक स्तर पर जो है निर्धारित 75 के SDG लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया है। ठीक है, इसने अब देखा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022, राइट। तो सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा जो है वार्षिक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 या फिर सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया। तो भारत ने टियर 4 देशों में 60 के स्कोर के साथ जो है 110वीं जो है विश्व रैंकिंग प्राप्त की। अच्छा, अगर हम बात करें टियर 1 देशों की, यानी कि उच्च आय वाले देश में क्या है 90.74 की स्कोर के साथ टॉप पे है नॉर्वे। ठीक है, तो इसमें दुनिया के मतलब कितने 169 देशों को शामिल किया गया। अच्छा, तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा बनाए गए राज्य और जिले के SPI 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो भारत के राज्यों और जिलों के लिए क्या है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के विवेक देबरॉय द्वारा नई दिल्ली में जारी हुआ। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्या पुडुचेरी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश और पानी तथा स्वच्छता जैसे घटकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए जो है उच्चतम स्थान मिला है SPI स्कोर में। ठीक है, अब टियर 2 देशों की बात करें तो स्पेन शीर्ष पर है और इसकी रैंकिंग वैश्विक स्तर पर है 21। टियर 3 देश की बात करें तो शीर्ष पर है रशिया और वैश्विक रैंकिंग वैसे देखा जाए तो 59 है। ठीक है, टियर 4 में देखा हमने तो घाना 98वें स्थान पर है और इसके साथ शीर्ष पर। टियर 5 में अगर हम देखें तो गाइस यहाँ पे लिखा है कोट द लबोएग, तो इतने स्कोर के साथ जो है 127वें स्थान पे है। टियर 6 में नाइजीरिया का नाम है 159 वैश्विक रैंकिंग है और इस सूचकांक ने क्या करा 169 देशों के सामाजिक प्रदर्शन को पूरी तरह से और क्या है अतिरिक्त 27 देशों को आंशिक रूप से मापने के लिए 12 घटक और 60 संकेतों का उपयोग किया। ठीक है, तो ये SPI है क्या वैसे, तो देखिए इसमें सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव 2013 से एक क्या है वार्षिक वैश्विक SPI तैयार कर रहा है। तो ये हमें ये समझाने में मदद करता है कि दुनिया भर में लोग कैसे रह रहे हैं, कौन पीछे छूट रहा है, प्रगति को कैसे तेज किया जाए। ये पारदर्शिता कार्रवाई योग्य डेटा के साथ दुनिया भर में सामाजिक प्रदर्शन के गैर आर्थिक आयामों पर विशेष रूप से व्यापक और व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करने वाला एकमात्र माप उपकरण है। ठीक है, तो देश की SPI में वैश्विक रैंकिंग की बात करें टियर 1 में 3 देश जो टॉप पर हैं नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। टियर 2 में स्पेन, इटली, चेकिया। फिर टियर 3 में रशिया, इक्वाडोर आ जाता है। टियर 4 में हम देखेंगे घाना, अल सल्वाडोर हो गया, मोरक्को हो गया। और भारत की रैंकिंग याद रखिएगा दोस्तों, भारत की रैंकिंग 110 और हम टियर 4 में आते हैं। ठीक है, फिर टियर 5 की अगर बात करें तो कोट द लेवोर और फिर है नाइजीरिया और लिसोथो। टियर 6 है नाइजर, बुरुंडी एंड कॉन्गो। तो इसमें लिखा है दक्षिणी सूडान, ये कहाँ मिलेगा आपको, अफ्रीका में। तो इसका जो है रैंक है 169, राइट। तो सूचकांक के अनुसार दुनिया में सुधार हुआ है, लेकिन 2021 की तुलना में केवल जो है आपका 0.37 अंक, जबकि 52 देशों ने सोशल प्रोग्रेस में गिरावट दर्ज की। तो गिरावट दुनिया भर में व्यक्तिगत अधिकारों के पीछे हटने, कोविड-19 के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के खतरे, आर्थिक अशांति, व्यापक राजनीतिक परिवर्तन के कारण है। तो दुनिया 2023 में पहली बार सोशल प्रोग्रेस रिसेशन की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो 2022 SPI में भारत में पुडुचेरी सबसे ऊपर है। तो इसमें गाइस लिखा है कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा
बनाए गए राज्य और जिले के लिए जो है SPI 2022 आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो राज्य और जिलों के लिए जो है 2022 SPI के बारे में, तो ये राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय टीएस पर देश को सोशल प्रोग्रेस को मापने वाला क्या है, एक उपकरण है। इसके द्वारा 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों 707 जिलों का मूल्यांकन और किया गया, और ढांचे में राज्य स्तर पर जो है आपका 89 और जिले स्तर पर 49 संकेतक शामिल। तो अच्छा, इसमें जो है सूचकांक सोशल प्रोग्रेस के 3 आयाम की बात करें तो बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, भलाई के आधार और अवसर के 12 घटकों के आधार पर राज्य जिलों का आकलन किया गया। 3 आयाम में भारत का स्कोर देखें तो जो सबसे पहला इसमें लिखा है बुनियादी मानव आवश्यकताएं। ठीक है, तो ये जो है पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि के मामले में राज्य जिलों के प्रदर्शन का आकलन करता है, और भारत का स्कोर इसमें कितना है 73.80। नेक्स्ट पे है कल्याण की नींव के बारे में देखा जाए तो ये बुनियादी ज्ञान तक पहुँच, सूचना संचार तक पहुँच, स्वास्थ्य कल्याण हो गया, पर्यावरण गुणवत्ता के घटक में देश द्वारा की गई जो प्रगति है उसका मूल्यांकन करता है। इसमें भारत का स्कोर है 52। फिर SPI स्कोर के आधार पर राज्य जिलों को सोशल प्रोग्रेस के 6 टियर के अंतर्गत स्थान मिला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जो आपका टियर 1 की अगर बात करें तो देखिए आता है इसमें पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा। फिर टियर 2 की अगर बात करें, हाई सोशल प्रोग्रेस की बात जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, दादर नगर हवेली और दमन दीव है। टियर 3 की बात करें तो अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस की बात करें तो उत्तराखंड है, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश है। टियर 4 यानी कि लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस की बात करें तो हरियाणा है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। देन टियर 5 लो सोशल प्रोग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है। टियर 6 वेरी लो सोशल प्रोग्रेस की बात करें तो असम, बिहार एंड झारखंड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20 का 17वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें विश्व की विकसित और प्रमुख उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उसके समूह यानी कि G20 के 17वें शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में बाली में 15 से 16 नवंबर को संपन्न हुआ है, और बाली में क्या है नुआ दुआ में संपन्न यह सम्मेलन भारत के लिए इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि इस सम्मेलन के समापन पर समूह की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। ठीक है, तो औपचारिक रूप से भारत जो है 1 दिसंबर 2022 को इसकी अध्यक्षता संभाल ली इसने, और इसके अगले 1 वर्ष तक जो है G20 की विभिन्न बैठकें जो भारत के विभिन्न शहरों में होंगी। तो आगामी 18वां जो शिखर सम्मेलन भी जो है भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली में सितंबर 2023 में हुआ। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यानी कि जोको विडोडो की मेज़बानी में संपन्न 17वें शिखर सम्मेलन में भागीदारी हेतु बाली में उपस्थित नेताओं में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त जो है सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष और क्या है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। फिर G20 के शिखर सम्मेलन का थीम देखिए, यहाँ पे लिखा है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में आसन्न खाद्य संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज की खाद्य की कमी कल के खाद्य संकट का कारण बनेगी। इसके लिए दोनों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाने का आह्वान उन्होंने किया। ठीक है, तो यहाँ है रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वहाँ संघर्ष विराम करने तथा डिप्लोमेसी के रास्ते अपनाने की अपील की। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या है टकराव की स्थिति इस शिखर सम्मेलन में बनी रही, और ऐसे में भारत और अन्य सहयोगी देशों की मध्यस्थता में बाली घोषणा पत्र 16 नवंबर को जारी हुआ। अंततः भारत द्वारा कही गई बातों को ही महत्व प्रदान करते हुए वर्तमान संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीति और वार्ता के रास्ते को ही महत्वपूर्ण बताते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि परमाणु हथियार के प्रयोग की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। तो यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर G20 की ओर से सर्वसम्मत निदान प्रस्ताव सम्मेलन में पारित नहीं किया जा सका, और घोषणा पत्र में यही कहा गया कि संगठन के अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन पर हमले की निंदा की है। तो अधिकांश देशों का मत था कि यूक्रेन संकट ने लोगों की समस्याओं को बढ़ाया है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा हुआ है और आर्थिक श्रृंखला बाधित हुई और महंगाई में वृद्धि हुई। तो घोषणा पत्र में ये भी कहा गया कि कुछ सदस्यों के विचार इससे भिन्न थे। अंत में ये कहा गया कि G20 सुरक्षा के जुड़े मुद्दों को सुलझाने का मंच नहीं है, किंतु सुरक्षा के से जुड़े मुद्दे वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्या है प्रभावित कर सकते हैं। तो शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में G20
की अध्यक्षता का प्रतीक चिन्ह इंडोनेशिया राष्ट्रपति विडोडो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति विडोडो ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आशा की 40वीं और 41वीं शिखर बैठक।